ऑक्सीजन सपोर्टर है और हाइड्रोजन जलता है और ये जलाने में हेल्प करता है। और देखो इन दोनों के मिलने से क्या बना है, वाटर, और वाटर क्या करता है, वाटर आग को बुझाने में काम आता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग है, तो एक न्यू सब्सटेंस बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक है और यहाँ भी मैग्नीशियम का एक है, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर आपके जहन में ये बात आ रही है आपके दिमाग में कि यहाँ 2 लगा दे, तो ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपने उसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी इसकी जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको चेंज कर दिया, तो वो हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम कभी भी यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। हाँ, हमारे पास ये फ्रीडम है, हम यहाँ पर जितने मर्जी नंबर लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। ओके, तो देख, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज हम आपके सामने लेकर आए एक फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बेसिक से ट्राई करूंगा, मतलब बेसिक से लेकर चलूंगा चीज़ों को, ताकि आप आसानी से आराम से समझ सको। अब पेन कॉपी लेकर बैठो पेशेंस के साथ, और चीज़ों को जिस तरह से बताया जाए थोड़ा फोकस के साथ सुनो। देखो ऑनलाइन एजुकेशन में ना आप चीज़ों को जब तक लिखेंगे नहीं, आप उसको नोट नहीं करेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप देख लेंगे तो देखने से चीज़ें टेम्पोररी याद रहेगी, भूल जाएंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, चीज़ों को सुनेंगे ध्यान से और लिखेंगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इससे जस्ट पहले मैं चीज़ों को क्लास 9 से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। देखो क्लास 9 में आपने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। यहाँ पे कुछ खास लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, कि एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी मिल्क से कर्ड का बनना, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। जैसे आप देखो कि बर्निंग ऑफ पेपर, राइट, तो अगर किसी चीज़ का बनना, उससे गैस इवॉल्व होगा और चीज़ें बनती है कुछ भी, तो वो नई चीज़ बनती है। जैसे अगर एक चीज़ है फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, सिर्फ स्टेट बदल जाता है। जैसे आइस से वाटर का बनना या वाटर से आइस का बनना, इसमें क्या है, ये फिजिकल चेंज है। यानी कि असल में जो केमिकल चेंज था उसी को हमने क्या बोला, यहाँ पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसका वो बिल्कुल वहाँ पे स्टार्टिंग था, यहाँ से अब चीज़ें बढ़ रही है। तो देखो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, अगर कोई बिल्कुल न्यू चीज़ बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो अब जरा उसका एक एग्जाम्पल लो। अच्छा, अगर हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? तो देखो अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे, वैसे ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब जो वाटर का और शुगर का जब फॉर्मेशन, जब हम मिक्सिंग करेंगे तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। वो एक तरह का मिक्सचर है, उसमें क्या है कि वाटर का और शुगर का दोनों का टेस्ट आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बनी। अब सर कैसे नई चीज़ का क्या मतलब है, जरा एक एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे हमने लिया ऑक्सीजन, इन दोनों को हम किसी तरह केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। अब जब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है, वाटर। तो क्या वाटर इन दोनों से नई चीज़ है? वाटर के अंदर भी तो H और O होता है, तो ज़रा समझना इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यू है। देखो कैसे, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसको हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, रॉकेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हम सब सांस लेते हैं ऑक्सीजन में ही। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, असल में सपोर्टर है, बर्निंग में हेल्प करता है। आपने सुना भी होगा, छोटी क्लास में 9 में पढ़ा आपने, अगर किसी को इन केस एक्सीडेंट हो, अगर आग लग जाए कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, उसको फ़ौरन बुझाने के लिए हम उसको कपड़े से लपेट देते हैं उसकी बॉडी को, ताकि वो आग बढ़े ना। अगर वो दौड़ेगा तो और ज़्यादा जल जाएगा। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि एक बर्निंग कैंडल है, अगर आप उसको ग्लास से कवर कर दोगे तो थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाएगा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर दी। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, बर्निंग में सपोर्ट करना, ये सपोर्टर है। और ये क्या है, ये एक फ्यूल है जो खुद जलता है ना। जैसे हमारे घरों में सिलेंडर गैस है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है, वो भी एक गैस है। तो उसी तरह अब सुनिए, केमिकल रिएक्शंस तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, हम लिख दिया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर लिक्विड, ये हमने लिख दिया। लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट करने को तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूं, जैसे हाइड्रोजन गैस को हम लिखे H2 और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया G, यहाँ मैंने लिखा O2 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया G, यहाँ लिखा H2O ब्रैकेट में L। क्या मतलब है इसका? तो देखो H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये H2 जो लिखा है ना, इसी को फॉर्मूले में लिखा है। और यहाँ पर गैस, ये इसका स्टेट को बताता है। तो ये लिखने का एक तरीका है, अभी आप देखेंगे तो आएगा
तो H2 गैस, O2 गैस और H2O लिक्विड। तो ये क्या है, इस तरह से फॉर्मूले में लिखने को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन समझ गए, न्यू प्रॉपर्टीज विद न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। और इक्वेशंस क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन को जब फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। देखो लिखा है केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल और फॉर्मूले, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये जो इसका क्या मीनिंग है और इस एरो का क्या मीनिंग है, ये क्या बताता है, ये बताता है स्टेट, करेक्ट। और ये जो चीज़ें लेफ्ट साइड में है इस एरो के, ये लेफ्ट साइड में ये बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हुई हैं। और ये जो एरो है इस हेड में ये बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड किया है और ये बना दिया इसने। तो जो चीज़ें मिल रही हैं आपस में, जो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं आपस में, हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स, और ये जो बना है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी आसपास की लाइफ में। देखो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अब देखना लोहे पे जंग का लगना, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन, आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे साइंस में डाइजेशन के बारे में डिटेल में, बायोलॉजी में पढ़ोगे आप। तो ये क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, देखो सांस लेना, एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन, यानी कि बेसिकली रेस्पिरेशन इज व्हाट, कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जाकर हमारी बॉडी के अंदर के ग्लूकोज को रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है, उससे एटीपी एनर्जी बनती है। तो वो रेस्पिरेशन की मीनिंग है कि हमारे अंदर जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, उससे ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो वो रेस्पिरेशन भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे मैंने बात करी थी अभी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देखो बर्निंग ऑफ पेपर भी होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल भी होगा, लेकिन यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से उन्होंने एक्सप्लेन ही किया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, वही एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट लिया हमने कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एनसीईआरटी ने भी फर्स्ट एग्जांपल यही लिया है रिएक्शंस को समझाने के लिए। तो देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो नोट करने की हैं, ज़रा ध्यान से समझ लें। और इसमें क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है इसमें से, क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट से। देखो क्या क्वेश्चन से पहले मैं बात करता हूँ। देखो मैग्नीशियम एक मेटल है जो आपको लैब में, आपके केमिस्ट्री लैब में वो एक रिबन के फॉर्म में मिलेगा, एक पट्टी, एक स्ट्रिप होगी, वो उसके फॉर्म में ये मिलता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी सुन लो कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो सिल्वरी वाइट होता है, बिल्कुल सिल्वर की तरह इसका कलर होता है, वाइट। उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, जब ये यानी कि बर्न होगा तो एक डेजलिंग सी वाइट निकलेगी उसके अंदर से, चमकीली सी वाइट फ्लेम, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक पाउडर बनाता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो डेजलिंग लाइट है ना, ये हमें अपने आंखों से दूर रख के करना चाहिए, या आंखों पर स्पेक्टिकल्स वगैरह लगाकर ये एक्सपेरिमेंट करना है ताकि ये आंखों में ना आ जाए, ये आंखों के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए ये डेजलिंग लाइट निकलती है और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट पाउडर है। नाउ मैग्नीशियम रिबन इज यूजुअली हैज कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय स्लो एक्शन ऑफ एयर। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऐसे ही लैब में रखे हुए रहते हैं तो क्या होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम रिबन से स्लोली रिएक्शंस करते हैं और उसके सरफेस पर एक कोटिंग, एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर आ जाती है किसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। अब सुनो यहाँ पर इसी पर सवाल एक आएगा, बिफोर बर्निंग इट इज़ क्लीन्ड। बिफोर बर्निंग, इसको बर्न करने से पहले हम इसको क्लीन करते हैं बाय रबिंग सैंड पेपर। और सवाल यहीं से पूछते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर ये है कि उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि जब उसको आप बर्न करोगे ना तो अच्छे से बर्न नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, मैग्नीशियम तक अभी जाएगा नहीं ये रिएक्शन। तो इस वजह से उस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, जिसकी वजह से वो क्लीन होता है और उसके बाद अच्छे से वाइट डेजलिंग फ्लेम लाइट ये निकालता है और ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है सपोर्टिव समझाने के लिए। अब देखिए उसको लिखेंगे कैसे रिएक्शन में, कि ये मैग्नीशियम रिबन है तो हमने इसको सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एयर से आएगा, और ये बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको अगर मैं इक्वेशंस के फॉर्म में लिखूं तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीशियम, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, और उसके बाद ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब चलिए हम देखते हैं कि रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें ये बताता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो कुछ साइंस हैं जो हर केमिकल रिएक्शंस में आपको दिख जाएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो उसको 5 हमें यहां पर पढ़ना है, 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको मैंने याद करने का एक तरीका निकाला है, दैट इज 3CEF। आप इतना तो याद कर सकते हो, 3C यानी कि 3 बार C का C के नाम से आएगा और एक बार E और एक बार F, टोटल 5 हो गए। तो अब देखिए, पहला C से हमें पढ़ना है चेंज इन कलर, दूसरा C हमारे पास है चेंज इन स्टेट, और तीसरा C हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, E फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस, और F का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 हमने लिख लिए, 3CEF, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, और 2 हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन सब का आपको क्या याद रखना है, इन सब का एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये कंपलसरी है। पेपर में आपसे ऐसा आएगा कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें चेंज इन स्टेट का हो, या एक दो इसमें से 2-3 पूछ ले कि भाई चेंज इन टेम्परेचर वाला कोई एग्जाम्पल दो। तो ये सारे रिएक्शंस अभी आप आगे भी देखोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, बट यहां पर भी हमने लिख दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, पहला है चेंज इन कलर। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ये तो आप याद ही कर लो। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम आयरन डालते हैं, आयरन मेटल को इसके अंदर डिप कर दें इस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, इसका कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, अभी फिलहाल ये देखो। दूसरा है हमारे पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से ये पता लगता है कि अगर हमारे पास वाटर लिक्विड है, अब देखिए जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वाटर लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका भी एक रिएक्शन आपको याद रखना है। तीसरा हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में देखो, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ना क्विक लाइम भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो पता ही होगा, कॉमन नेमिंग है इसका क्विक लाइम। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम वाटर डाल दें, या वाटर के अंदर जब कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट रिलीज होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास ये एक बकेट है और इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, और जब इसके अंदर में अलग से इसके अंदर में डालूंगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देता हूं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड, तो अब क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, और ये आपको यहां पर जब टच करोगे तो ये आपको वार्म फील होगा, गर्म महसूस होगा। तो ये क्या होता है कि इसमें हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है प्रोडक्ट का। ये हमारे पास 3 एग्जांपल हो गए। अब चौथा एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये भी आप पढ़ोगे आगे केमिस्ट्री में, बट यहां पर सुन लो कि ये मेटल है और ये क्या है, एसिड। जब भी मेटल का एसिड से रिएक्शन होगा, जब भी मेटल का एसिड से रिएक्शन होगा, तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये आपको याद रखना है। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या, अगर मेटल में सोडियम लिख दूं तब भी होगा, बिल्कुल होगा, तब भी होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl, और यहाँ पर भी फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। नाउ आते हैं फिफ्थ पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो पहले ये समझो प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड विच गेट्स डिपॉजिटेड into the solution due to chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ऐसा सॉलिड चीज बनती है जो कि इनसॉल्युबल होता है उस रिएक्शन के अंदर। अगर आपको लैब में आपके सर या मैम जब करवाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इस सोडियम ने क्लोरीन के साथ और ये बैरियम ने सल्फेट के साथ आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया है। देखेंगे आगे इस पर, इसका कुछ नाम भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं इसको, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, और ये व्हाइट पीपीटी होता है। तो इसमें भी आप चाहो तो चेंज इन कलर के नाम से याद रख सकते हो। दूसरा यहाँ पर है हमारे पास लेड नाइट्रेट, और यह है पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, येलो पीपीटी बनता है, किसका, लेड आयोडाइड का। तो लेड आयोडाइन, चूंकि आयोडीन येलो कलर का होता है, तो उसको भी आइडिया ले सकते हो आप कि लेड आयोडाइड हमारे पास येलो पीपीटी बनेगा, और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये 2 रिएक्शन मैंने लिख दिया है किसमें, प्रेसिपिटेट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार देखेंगे, ये 5 पॉइंट्स याद रखना। इसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। अब ये हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होता क्या है,
और हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत क्या है और हम बैलेंस कैसे करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें देखेंगे, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये समझो कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होते क्या हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या मतलब, यानी कि रिएक्टेंट में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और प्रोडक्ट में भी इक्वल होने चाहिए, यानी जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में हो। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, तो ये कितने एटम हुए, कार्बन के 1 एटम हुआ, और प्रोडक्ट में भी कार्बन का एक ही एटम है। और यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, बट इसके अंदर कितने एटम्स हैं, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2। अब ये बात अगर नहीं आता तो आप पीछे मेरे लेक्चर में जाओ, उसमें जो मैंने इस पे पहले वीडियो बना रखा है जो बेसिक कंसेप्ट पर, 2-3 वीडियो है छोटे छोटे, उसको देखो, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिसिटी और मास, ये सारी चीजें बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। तो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है O2, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। तो अगर आप देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है कार्बन। तो देखो यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन रिएक्टेंट में कितना है, 1, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। नाउ अगर मैं बात करूं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते, यही लिखा है, द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखिए एक रिएक्शन लिया हमने H2O2 एंड गिव्स H2O, सबसे पहला रिएक्शन तो आपको ये सिखाया मैंने। अब देखो यहाँ पर H2 रिएक्टेंट्स में, ये H2 है, ये रिएक्टेंट है, इसके अंदर H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम्स 2 और ऑक्सीजन के 1। तो देखो यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। जनरली आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना करके ही लिखना चाहिए, राइट, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तब तो आपको बैलेंस करना ही है, वरना जनरली बैलेंस करके लिखते हैं। अब देखो बैलेंस करने की जरूरत क्या है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मीनिंग है, ये बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे ताकि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में इक्वल हो जाए। तो ये भी आपको याद नहीं करना, बस लिख दिया मैंने कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये बैलेंसिंग करते क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो आपने क्लास 9 में एक लॉ पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना ग्राम ऐड किया है, हाइड्रोजन का मोलर मास अगर आप चेक करो, समझो थोड़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम्स। अब देखो वाटर का मोलर मास कितना होगा, तो वाटर का होता है ये 2 और ये 16 यानी कि 18 ग्राम्स। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर हम 34 ग्राम चीजों को ऐड कर रहे हैं और 18 ग्राम मिल रहा है, तो ये लॉ तो फेल हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स आपस में अपने आप को रीअरेंज करते हैं और उसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट बनता है। उस रीअरेंज करने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज होता है, राइट, जिसकी वजह से हमें लिखना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं दिखता आपको, बट अगर उसको बैलेंस करेंगे तो उसका मेथड भी आगे देखेंगे। तो इसलिए आपको याद ये रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि जो बैलेंसिंग है वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो बैलेंसिंग बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर देखो, अब मैं आगे भी सिखाऊंगा बट यहाँ पे बताता हूँ। अब मैं बैलेंस लिखता हूँ, इसका बैलेंस क्या होगा कि मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अच्छा यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 36 ग्राम, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देखो ये हो गया कितना, 4। अब देखिए 4 और 32 कितने, 36 ग्राम, और ये भी कितना 36 ग्राम, तो ये अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये अभी हम करना सीखेंगे, अभी इसको आप ध्यान मत दो, बस समझो कि बैलेंस में क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है और बैलेंसिंग किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। हमने क्या देखा था कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा कि बैलेंसिंग क्या होती है, और उसके बाद देखा बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ही केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। नाउ अब हम देख रहे हैं कि इसको बैलेंस करने की टेक्निक क्या है। तो इस मेथड को वैसे तो बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप सीख जाओगे, अभी शुरू में थोड़ा सा आपको ऑड सा लगेगा, लेकिन 2-4 करने के बाद आप टेक्निक समझ जाओगे। तो जरा ध्यान से देखना, कुछ चीजें ऐसी हम किस तरह से करेंगे जरा समझो। देखो कभी भी पहले तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन सॉरी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगाऊंगा। जब यहाँ पर मैंने 2 लगाया तो इस 2 की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया एटम्स, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 एटम हो गया। तो अब हमारे पास एक फ्रीडम है, हम कहीं पर भी इस तरफ नंबर लगा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अब देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी इसकी वजह से 2। ओके नेक्स्ट आएगा, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते रहो। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1, एक एक एटम है, यहाँ पे 2-2 एटम्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, और अगर यहाँ 2 लगाएंगे, देखो नाइट्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और यहाँ भी 2-2 है, तो बैलेंस्ड हो गया ये बैलेंस्ड। फिर सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, और यहाँ पर H भी 1 और क्लोरीन का भी एटम 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया ये बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का एक एटम है और यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है, इसका मतलब सोडियम बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, किसी एक से, कहीं से स्टार्ट करो। ये मत सोचना कि यार यहाँ से करें कि यहाँ से, जहां से आपको पहला दिख रहा है वहीं से स्टार्ट कर दो। मुझे दिख रहा है सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। भाई यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, बाद में चेंज कर सकते हैं अगर इनकेस नहीं बना तो, देखेंगे वैसे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अच्छा अब देखना, यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 है। तो हम ऐसा करेंगे, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ना करके मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पर ये हो गया 4। करेक्ट, जहां से मर्जी स्टार्ट करो, बस दोनों तरफ देख लेना फाइनली करने के बाद। नाउ यहाँ देखो, अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 2 है एटम्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 एटम है। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस्ड, यहाँ 2 है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, जिधर कम है उधर बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन के, सुनना कभी भी, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 6 एटम्स है हाइड्रोजन के। तो अब इसको 6 कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6 एटम्स। बहुत ध्यान से देखना, बात समझ में आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर देखो कार्बन और यहाँ भी कार्बन, कार्बन के एक एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को 4 कर दूंगा। हाइड्रोजन यहाँ 4 और यहाँ भी 4। चलो अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पर 2 है और यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 और ये भी 2, कितने हो गए टोटल 4। यानी कि प्रोडक्ट में टोटल 2 और 2 4 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कुछ बेसिक्स वाले थे, थोड़े से अब अच्छे वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जरा आप देखते रहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर पोटेशियम देखो, पोटेशियम का 1 एटम, यहाँ भी पोटेशियम का 1 एटम है, तो पोटेशियम तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे और वो 3 बने, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करने वाले हैं, तो ऐसा कर लो 2 3 का एलसीएम ले लो। सबसे अच्छा नंबर कौन सा आ रहा है, 2 3 का एलसीएम, पहला नंबर जो आएगा 6 आएगा। तो ऐसा करो इसको 6 बना दो, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अगर मैंने वहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से कर दिया, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया 6। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया हमने, लेकिन देखो पोटेशियम 2 और यहाँ पर 1, तो पोटेशियम अनबैलेंस है। क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये भी 2 2 और ऑक्सीजन 6 हो गया बैलेंस्ड। अब चाहो तो आप पॉज करके आगे के क्वेश्चन ट्राई करो और फिर मैं बताऊंगा आपको। अब देखो यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर अब चेक करो, यहाँ पर आयरन 1 एटम, यहाँ पर आयरन का 3 एटम है, करेक्ट। तो अब आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आयरन हो गया बैलेंस्ड। अच्छा अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 1, तो मैं इसको 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुका है, आयरन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से एक बार चेक कर लो बैलेंस हुआ कि नहीं, आयरन 3 हाइड्रोजन 8
ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 4, यानी बैलेंस हो चुका है। अब आगे देखो, यहां पर जरा ध्यान से सुनना, एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर का ये जो 3 है, ये 3 सल्फर के लिए भी है और ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो सल्फर का 3 एटम है और ऑक्सीजन का टोटल 12 एटम है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि एल्युमिनियम 2 है और यहां पर भी, यहां पर एल्युमिनियम 1 ही है, तो इसको 2 कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया यहां 2 से मल्टीप्लाई। देखो एल्युमिनियम बैलेंस कर दिया मैंने पहले स्टेप में। अब अगले देखो, आगे आप देखो, एल्युमिनियम को बैलेंस करने के बाद यहां पर सल्फर है 3 और यहां पर सल्फर है 1, करेक्ट। तो इसको 3 करने के लिए मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब सल्फर हो गया 3, चलो सल्फर हो गया। अब देखो इस सल्फर को 3 करने के चक्कर में हमने सोडियम को कितना बना लिया, 6 हो गया सोडियम, और यहां पे सोडियम कितना है, 1 है, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही करते रहेंगे, जो करते हैं उसमें चेक करते रहो क्या क्या चेंज होता रहा, एक चीज बैलेंस हो गया, एक चेंज होता जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर यहां पर 3 और यहां पर भी सल्फर 3। उसके बाद सल्फर के बाद अभी हम ऑक्सीजन नहीं, यहां सोडियम, देखो सोडियम 6 और यहां भी सोडियम 6। अब बच क्या गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चेक करते हैं, हाइड्रोजन देखो यहां पर 3 है और ये 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3 2 जा 6। यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है, 6, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 3 4 जा 12 और यहां पर कितना 3 और फिर ये 6, यानी कि यहां से आएगा आपके पास 6 और यहां से आपके पास आ गया 12, यानी कितना आ गया 18 हो गया। अब यहां पे चेक करो, यहां पे देखो 3 4 जा 12 और यहां 6 18, यानी यहां पर 12 और यहां पर 6, यहां भी 18। इसका मतलब ये रिएक्शन अब कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। तो कुछ चीजों को आप करोगे तो कुछ चीजें अपने आप भी हो जाती हैं, बस आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CO2 और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। अच्छा ये रिएक्शन अभी आप देखना, अभी आपको महसूस भी होगा कि आप पढ़ चुके हो पहले, CO2 वाटर का जब रिएक्शन होगा, ये जो फॉर्मूला है ना इसको याद कर लो, लर्न कर लो। अब ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है, वही ग्लूकोज जो हम खाते हैं या वही ग्लूकोज जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में बनता है, तो ये ग्लूकोज है और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो अब आप समझो ये क्या है, ये CO2, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये CO2 जो हम गैस रिलीज करते हैं ब्रीदिंग में, वो CO2 आया। और ये वाटर प्लांट कहां से लेते हैं, अर्थ से लेते हैं। और क्या होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट अगर लिख दे तो ये फोटोसिंथेसिस बन जाएगा। तो खैर हमें तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है। तो यहां पर देखो CO2, यहां पर देखो कार्बन कितना है 6 और यहां पर कार्बन कितना है 1, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया 6। अच्छा 6 करने की वजह से ऑक्सीजन में चेंज आया है। अच्छा यहां देखो हाइड्रोजन कितना है 12, यहां पे कितना है 2, तो इसको 12 करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप चेक करो, मैंने ऑक्सीजन अभी मैंने नहीं किया, ऑक्सीजन कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, कार्बन 6, यहां भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, यहां पर भी हाइड्रोजन 12। अब हम चेक करते हैं कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो करेंगे। यहां देखो 6 2 12 और 6 कितने हो गए 18, यहां पर है 12 और यहां पर है 6, यानी टोटल 18 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के अंदर। प्रोडक्ट में चेक कीजिए, यहां पर कितना है 6, हमें और कितना चाहिए 12, तो यहां पर 2 है, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये भी हो गया 6 और ये 12 18 बैलेंस्ड हो गया। तो रिएक्शन बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, कैसे करें, किससे स्टार्ट करें, कितना मल्टीप्लाई करें, 2-4 करने के बाद आप एकदम सेट हो जाओगे, करने में आपको समझ में आएगा। 1 सेकंड, मुश्किल से 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, यहाँ HCl है, यहाँ पर MnCl2 है। अब चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नीज से, मैग्नीज 1, यहाँ पर भी 1, मैग्नीज को छोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 1, तो ऐसा करते हैं ऑक्सीजन को हमने 2 यहाँ बना दिया, ऑक्सीजन मैंने कर दिया बैलेंस्ड। ओके, अब आप चेक करो कि क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर है क्लोरीन 2 और 2 4 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्लोरीन यहाँ 4, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 2 4, अब क्या बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और यहाँ पे भी कितना है 4, बहुत ही आसानी से बैलेंस हो गया। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जहां से आपका दिल चाहे। देखो अब यहाँ पर यहाँ पर आयरन कितना है 1, यहाँ आयरन कितना है 2, तो आयरन बैलेंस कर लेते पहले, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2। अब देखो इस आयरन को 2 करने की वजह से सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी 2। अब यहाँ चेक करो सल्फर 1 और 1, सल्फर 2, क्या बात है, सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चेक करो 8 2 4 8, अब यहाँ चेक करो 3 + 2 5 + 3 8, मतलब सिर्फ 2 लगाने से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आगे देखते हैं,
ये रिएक्शन थोड़ा, ये भी दोनों एनसीईआरटी का ही है। अब जरा देखो ध्यान से इसको, इसमें बच्चों को थोड़ा सा खतरनाक सा लगता है, तो इसलिए जरा समझेंगे कैसे करते हैं। यहां पर देखो पीबी पीबी 1 है तो बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन को अगर मैं 2 से, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना आ रहा है 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूं, अभी जैसे चल रहे हैं वैसे चलो, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नाइट्रोजन हो गया बैलेंस्ड। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6, ओके यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर है 2 2 जा 4 और +2 6 और 1 7, तो बैलेंस तो नहीं हुआ। ओके अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब कुछ और कर देते हैं, यानी कि इसको हम इसको ऐसा करते हैं कि 2 से अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे, अब 7 ऑड नंबर आ रहा है, तो मैंने ऐसा किया ना, यहां पर 2 लगा दिया। ऐसा इसलिए किया है मैंने कि देखो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा था 7 आ रहा था, 2 और यहाँ पे 2 कितना 4 और यहाँ पे 2 था तो ये हो गया 6 और 2 4 यहाँ पे 7, तो इसलिए हम ऑड नंबर से बचने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। जब यहाँ 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, लेट भी 2। अच्छा अब देखो नाइट्रोजन हो गया 2 2 जा 4, तो अब यहाँ पर मैंने लगा दिया 4, ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम ऑड से बच सके। अब देखो Pb2 और नाइट्रोजन 2 2 जा 4, ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा 4 नाइट्रोजन 4। अब चेक करो ऑक्सीजन कितना है 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर देखो यहाँ पर है 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 है और यहाँ पर कितना है 12, तो 10 और +2 यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बैलेंसिंग समझ में आई होगी।